नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्रयास ये कीजिएगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास संख्या 1 से देखिएगा, तब आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। एक अच्छा तथ्यों का संकलन आपके पास हो जाएगा, क्योंकि हम एक क्रमबद्ध रूप से आपको क्लासेस दे रहे हैं। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर किसी को कोई शोधार्थी है, किसी शोध से, हिंदी विषय से संबंधित शोध से कोई समस्या है या कोई और भी डिस्कशन उसको करना है, तो वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में। इसी के साथ में बस इतना कहेंगे कि आपकी तरफ से प्रतिक्रियाएं बहुत हमें कम मिल रही हैं। हमने क्लासों की संख्या बढ़ा दी है और हो सकता है आगे और भी बढ़ाएं। क्योंकि हमें पाठ्यक्रम आपका बहुत जल्दी से कवर कराना है, और उस पाठ्यक्रम को पूर्ण कराते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ना तो हमसे कोई तथ्य छूटे और ना ही कोई टॉपिक हमसे छूटे। हम सभी तथ्यों को, सभी टॉपिकों को जो TCT PGT में आते हैं, वो किसी भी राज्य से संबंधित है, तो सभी में महत्वपूर्ण है। कुछ कैंडिडेट हमें फ़ोन करते हैं कि मैम हम इस राज्य से हैं, हमारे इस राज्य के लिए ये क्लासेज उपयोगी हैं कि नहीं है। तो बता दें कि पूरे भारत में आप किसी भी राज्य से संबंधित हैं, किसी भी राज्य की आप हिंदी शिक्षक से संबंधित परीक्षाएं अगर देते हैं, तो ये क्लासेज आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। अगर आप नोट्स बना के तैयारी करते हैं तो और भी बेहतर है। लेकिन इतना है कि आप कंजूसी ना कीजिएगा क्लास शेयर करने में, क्योंकि हो सकता है किसी आर्थिक रूप से असक्षम व्यक्ति को इन क्लासों का इंतज़ार हो, वो पूर्ण रूप से किताबें ना खरीद पाए, पूर्ण रूप से कोचिंग फीस कहीं ना दे पाए। इनके अभाव में फॉर्म तो हर कोई फिल कर देता है जब वैकेंसी आती है, क्योंकि सोचता है कि परिस्थितियाँ चेंज होंगी तो मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर लूँगा। लेकिन कुछ ना कुछ अभाव रहते हैं जिनकी वजह से उसकी तैयारी क्षीण हो जाती है, रुक जाती है बीच में। तो हो सकता है कि आपके हाथों किसी एक की मदद हो जाए, इसीलिए आप वीडियो को शेयर करते रहा करिए। हम इसीलिए कहते हैं आप आते हो तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, और जब आप क्लास पूरी देख लेते हो, आपको लगता है कि क्लास उपयोगी है, जो भी आपको उचित कमेंट लगे वो आप कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बात कर रहे हैं हम सगुण काव्य धारा में, और सगुण काव्य धारा की चौथी धारा में हम प्रवेश करके बीच में चल रहे हैं। एकदम से कृष्ण के आनंद में, रूप में मधुर होके बह रहे हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे, इससे पहले 2 वीडियोस में हमने देखा है सूरदास जी को और उनकी रचना पे बात कर रहे थे, सूरसागर पे। अब ये सूरसागर थी, उसी में भ्रमर गीत प्रसंग था। तो आज हम देखेंगे सूरसागर के विषय में जो कुछ आलोचकों ने कथन कहे हैं, इसके बाद में सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूर के संबंध में जो कुछ तथ्य हैं या सूर के जो उपनाम हैं वो सब हम देखेंगे। और इसी के साथ में अगर समय रहा तो हम देखेंगे कि सूर पर किन किन आलोचकों ने आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बोर्ड पे आज की क्लास में हम नहीं देख पाते हैं तो वो किताबों की लिस्ट हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जो तथ्य यहाँ से छूटते हैं हम बता देते हैं कि वो तथ्य हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। तो चलिए बात करते हैं समय ना व्यर्थ करते हुए सूरसागर पे। सूरदास हम देख चुके हैं और इनकी रचना सूरसागर बहुत विस्तृत हम लोगों ने पढ़ ली है। इतना कि TCT PGT छोड़िए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहाँ से प्रश्न नहीं बचेगा। बात करते हैं पहले नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को, किसको, सूरसागर को क्या कहा है, स्त्री चरित्र का विशाल काव्य है। जितना हम रेड मार्कर से मार्क करते हैं, मान के चलिए कि यहाँ से ये प्रश्न या तो मिलेगा आपको या विकल्प में ये उत्तर मिलेगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। दूसरे नंबर पे सूरसागर में 68 प्रकार के रागों का प्रयोग हुआ है। कितने प्रकार के, तो 68, यानी कि 68 प्रकार के रागों का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर को, किसको, सूरसागर को उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य कहा है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी अभी जब हम आधुनिक काल तक पढ़ेंगे, भारतेंदु युग तक, द्विवेदी युग और थोड़ा छायावाद भी, यहाँ तक जो अधिकांशतः मान्यताएं प्रामाणिक मानी जाती हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मानी जाती हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र ने सूरसागर को एक संगीत कोश कहा है। सूरसागर को संगीत कोश किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। उपालंब काव्य, ध्वनि काव्य किसने कहा है, शुक्ल जी ने। स्त्री के
स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसने कहा है? HPD यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बात करते हैं डॉक्टर चंद्रवली पांडे ने सूरसागर को, किसको? सूरसागर को किसने? चंद्रवली पांडे ने लीला प्रबंध काव्य या इसी का दूसरा नाम इन्होंने दिया है मान प्रबंध काव्य। सूरसागर को मान प्रबंध काव्य या लीला प्रबंध काव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर चंद्रवली पांडे। अब आप कमेंट हमें ये कीजिएगा कि चंद्रवली पांडे ने किसी इतिहास का कोई भाग लिखा था क्या, संपादित किया था क्या? आप बता देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास जब हम ले रहे थे तो उस समय चंद्रवली पांडे किस रूप में हमारे सामने आए थे। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं डॉक्टर विरजेश्वर वर्मा की। डॉक्टर विरजेश्वर वर्मा ने सूरसागर को कृष्णचरित का महाकाव्य कहा है। सूरसागर को कृष्णचरित का महाकाव्य किसने कहा है? डॉक्टर विरजेश्वर वर्मा जी ने। बात कर ले फिर से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरसागर को गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य कहा है। इन्होंने दो नाम दिए हैं इसके, एक तो कहा है कि स्त्री चरित्र का विशाल काव्य, और दूसरा इन्होंने कहा है कि गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित, जो मन के रोगों पर आधारित हो ऐसा ये विशाल महाकाव्य है, क्योंकि उद्धव गोपी संवाद, कृष्ण संवाद इसमें मिलता है इसीलिए। आगे बात करें तो डॉक्टर मैनेजर पांडे ने सूरसागर को साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोक गीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य माना है। ये साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोक गीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य सूरसागर को किसने माना है? तो डॉक्टर मैनेजर पांडे ने। डॉक्टर चंद्रवली पांडे ने क्या माना है? आपका ललित प्रबंध काव्य या मान प्रबंध काव्य। शुक्ल जी की बात करें तो उपालंब काव्य या ध्वनि काव्य। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो एक संगीत कोश। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दो कथन दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि तेजी से बढ़ना है हम लोगों को। लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि जितना हम आपको तथ्य दे रहे हैं, एक तथ्य आपका प्रामाणिक है और कुछ भी परीक्षा उपयोगी ऐसा नहीं है कि अनायास हम आपको लिखवाते चले जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बस जो भी तथ्य है प्रामाणिक है, परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में प्रश्न बन चुके हैं या बनेंगे, किस तरह प्रश्न बन सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया है। सूरदास से संबंधित कथन और उनकी पंक्तियां हम व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। अगली रचना सूर सारावली, दूसरी रचना है सूरदास की सूर सारावली। सूर सारावली रचनाकार सूरदास ही है। इसके विषय में सूर सारावली, सूर यानी कि सूर के मतलब जो माला होती है उस तरीके से इसको माना जाता है। छंद की बात करें तो कहीं पे 1007 मिलते हैं और कहीं पे 1003, 1103। इस रचना में 1103 पद मिलते हैं, 1103 पद मिलते हैं। ठीक है, आप इतना ही नोट कीजिएगा और ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा 1007 छंद। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इस रचना में सूरसागर का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। सार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसकी रचना संसार को, सूर सारावली की, तो इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। आगे बात कर लें। सूरसागर की अनुक्रमणी का, ये कुछ विद्वान इसको अप्रामाणिक भी मानते हैं, तो सूरसागर की जो महत्वपूर्ण है उतना ही लिखिए। सूरसागर की अनुक्रमणी का आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ये कुछ विद्वानों ने इसको अप्रामाणिक माना है। अनुक्रमणी का इसी रचना में मिलती है। देखिए घुमा लेगा थोड़ा सा ही प्रश्न से, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सार भी मिलता है और साथ में सूरसागर की जो अनुक्रमणी का है जो इंडेक्स है वो भी इसी में मिलता है। डॉक्टर मुंशी वर्मा ने
डॉक्टर मुंशी वर्मा ने सूरदास की रचना नहीं माना है। डॉक्टर मुंशी वर्मा ने इसे सूरदास की रचना नहीं माना है। डॉक्टर मुंशी वर्मा, देखिए यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने सूर सारावली को सूरदास की रचना नहीं माना है, तो डॉक्टर मुंशी वर्मा। चलिए तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं जो प्रामाणिक रचना है इनकी, साहित्य लहरी। यही 3 रचनाएं इनकी मिलती हैं, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूरदास नोट कीजिए। आगे बात कर लेते हैं। यह सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसमें सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। दृष्टिकूट का मतलब होता है कि जिनका अर्थ सीधा सीधा नजर ना आए, उसी में घुमा रहे, एक तरीके से रीजनिंग जिसको कहते हैं। इस काव्य की रचना सूरदास ने कृष्णदास की प्रेरणा से, माना जाता है ऐसा कि कृष्णदास की प्रेरणा से नंददास को रस रीति से परिचित करवाने के उद्देश्य से की थी। परिचित करवाने के उद्देश्य से की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले तथ्य में। यह मुख्य रूप से लक्षणा ग्रंथ है। यह मुख्य रूप से कैसा ग्रंथ है, तो लक्षणा ग्रंथ है। थोड़ा सा फास्ट आप चलिएगा। ग्रंथ है जिसका मुख्य अलंकार, यानी कि इस रचना में जो मुख्य लक्षण है, जिसका मुख्य लक्षण क्या है, तो अलंकार, रस निरूपण एवं नायिका भेद है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सूरदास ने इस रचना में अपना नाम सूरज चंद्र व पूर्वजों के रूप में चंदवरदाई का वर्णन किया है। आप नोट कर लीजिएगा इसमें थोड़ा सा और कि इस रचना में इनके पूर्वजों का उल्लेख इन्होंने किया है। प्रश्न बन जाता है कि सूरदास ने किस रचना में अपनी वंश परंपरा का वर्णन किया है, तो साहित्य लहरी में। इस रचना की हस्तलिखित प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आचार्य शुक्ल जी ने साहित्य लहरी को, महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य लहरी को साहित्य का क्रीड़ा स्थल कहा है। साहित्य का क्रीड़ा स्थल कहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं तथ्यों पे। सूरदास की रचना सूर सारावली। सूर की जो पदों की माला है
वली माला के रूप में है। रचना सूरदास की है। इस रचना में 1103 पद मिलते हैं। छंदों में बात करें तो कहीं कहीं 1007 छंद भी मिलते हैं। दोनों आप नोट करिएगा, दोनों विकल्प में नहीं आएंगे। बात करें तो इस रचना में सूरसागर का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि सूरसारा वाली रचना में सूरदास ने क्या किया है कि जो उसका जो सारांश है वो संक्षेप रूप में किस में प्रस्तुत किया है, तो सूरसारावली में। कहा जा सकता है कि सूरसागर के अगले क्रम में आने वाली रचना कौन सी है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि जब पहले एक रचना तो ये है सूरसारावली। इस रचना में सूरसागर का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि सूरदास ने सूरसागर का पहले जो संक्षेपीकरण है वो किस में प्रस्तुत किया है, सूरसागर में। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। सूरदास ने अपनी किस रचना में संसार को होली का रूपक सूरदास ने संसार को होली का रूपक मानकर अपनी किस रचना को लिखा है, तो सूरसारावली। सूरसागर की अनुक्रमणिका इसी रचना में मिलती है। जब संक्षेप मिला है तो अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स भी इसी में मिलता है। डॉक्टर मुंशी वर्मा ने इसे सूरदास की रचना नहीं माना, ये महत्वपूर्ण है। और भी किसने नहीं माना है, ये तथ्य बन जाते हैं। अगली रचना पे बात करें तो साहित्य लहरी है, सूरदास की रचना है। इसमें सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। किसमें, साहित्य लहरी में। दृष्टिकूट पद यानी कि जिनका अर्थ सीधा सीधा ना निकला, यानी कि 2 से 3 अर्थ उनके निकलते हैं। जैसे कि एक उदाहरण में आता है, एक बार क्या होता है कि घनश्याम यानी कि श्री कृष्ण राधा के पास गए हुए होते हैं, तो राधा गेट बंद की होती है, वो जाके गेट बजाते हैं कि राधे दरवाज़ा खोलो। वो कहते हैं कि कौन, राधा कहती हैं कौन, तो वो कहते हैं कि घनश्याम। बोले तुम घनश्याम हो तो कहीं और जाके बरसो। वो कहना चाह रहे हैं कि मैं घनश्याम हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ। वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम बादल हो तो कहीं और जाके बरसो, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो इस तरह के दृष्टिकूट पद होते हैं जिनका अर्थ दोनों तरफ से अर्थ निकालें तो सही होता है। जैसे कि आप रीजनिंग में आपने देखा होगा कि रीजनिंग के जब आप कोडिंग डिकोडिंग या बाकी के प्रश्न निकालते, बाकी के भी कई रीजनिंग में मतलब क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप गुणा भाग करके भी निकालते हैं, माइनस करके भी निकालते हैं, प्लस करके भी निकालते हैं, तो कई तरीके से एक प्रश्न का उत्तर आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इस काव्य की रचना सूरदास ने कृष्णदास की प्रेरणा से, किसकी, तो कृष्णदास की प्रेरणा से नंददास को रस रीति से परिचित करवाने के उद्देश्य से लिखी थी, या उनको परिचित या समझाने के उद्देश्य से लिखी थी। किसकी रचना, सूरदास ने नंददास को, सूरदास ने मतलब ये है कि कृष्णदास की प्रेरणा से सूरदास ने नंददास को रस रीति से परिचय करवाने के लिए किस रचना का निर्माण किया, तो साहित्य लहरी। बात करें आगे, यह मुख्य रूप से लक्षणा ग्रंथ है। लक्षणा ग्रंथ है क्योंकि रस रीतियां जब बताई गई हैं, ठीक है, तो जिसका मुख्य लक्षण क्या है, अलंकार है, रस निरूपण है और नायिका भेद है। रस निरूपण और अलंकार नायिका भेद किसमें है, साहित्य लहरी में। सूरदास ने इस रचना में अपना नाम सूरज चंद बताया है और साथ में पूर्वजों के रूप में चंद बरदाई का उल्लेख इन्होंने किया है। माना जाता है कि ये जो चंद बरदाई हमने आदिकाल में पढ़े हैं उनके वंशज थे सूरदास, और इसी अपनी वंश परंपरा का वर्णन सूरदास ने साहित्य लहरी रचना में किया है। इस रचना की हस्तलिखित प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य लहरी को साहित्य का क्रीड़ा स्थल कहा है। महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्योंकि सोच रहे हैं कि इसी क्लास में सूरदास जी को कंप्लीट कर दें, फिर परमानंद दास और बाकी सबको देखते हैं। सूरदास के संदर्भ में विशेष तथ्य है। सूरदास के संदर्भ में अन्य विशेष तथ्य है, अन्य विशेष तथ्य। देखिए हम बोल रहे हैं, आप हमारे बोलने की मतलब प्रोनाउंसिंग पे ध्यान दिया कीजिए। सूरदास, ये ना कहिए कि समझ में नहीं आया लिखा हुआ। उद्धव के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, किसके, तो उद्धव के। सूरदास को
पुष्टि मार्ग का जहाज, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा है। किसने कहा है? तो विट्ठलनाथ ने। सूरदास को खंजन नयन उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने कहा है। कहा क्यों है? क्योंकि इन्होंने इनके ऊपर जीवनी परक उपन्यास लिखा है खंजन नयन के नाम से, जो सूरदास की जीवनी पर आधारित है। चौथे नंबर पे बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट एवं वात्सल्य रस का सम्राट एवं जीवनोत्सव का कवि कहा है। जीवनोत्सव, जीवन और उत्सव का कवि कहा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं 5th नंबर पे। सूरदास को भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य ने कहा है। किसने कहा है? तो वल्लभाचार्य ने कहा है, भक्ति का समुद्र। आगे बात कर ले। सूरदास को हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य, सूरदास को हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य भिखारी दास ने कहा है। आगे बात कर ले। आगे है एक पंक्ति मिल जाती है कि सूर तुलसी ससी। चलिए, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ही आप लिखिए। वैसे इस पंक्ति में सूरदास को आकाश कहा गया है। चलिए बात कर लेते हैं इस तथ्य पे, थोड़ा सा फिर और देखेंगे विस्तृत रूप में। बात कर लेते हैं सूरदास के संदर्भ में अन्य विशेष तथ्य। सूरदास उद्धव के अवतार माने जाते हैं। सूरदास किसके अवतार माने जाते हैं? उद्धव के अवतार माने जाते हैं। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने, कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो को काछू कुछ लेना होए सो ले, जाको कुछ लेना हो वो ले सकता है। किसने कहा था? विट्ठलनाथ ने। सूरदास को खंजन नयन किसने कहा है? तो ये कहा है उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने, क्योंकि अमृतलाल नागर ने जीवनी परक उपन्यास भी लिखा है सूरदास पर खंजन नयन के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट एवं जीवनोत्सव का कवि कहा है। ठीक है, तो सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट या वात्सल्य रस का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? जीवन और उसके उत्सव का कवि किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। सूरदास को भक्ति का समुद्र, महत्वपूर्ण है, भक्ति का समुद्र किसने कहा है? पुष्टि मार्ग का जहाज, देखिए समुद्र तो बहा दिया पिताजी ने यानी कि वल्लभाचार्य जी ने, और पुष्टि मार्ग का जहाज और समुद्र में जो जहाज चलाया वो किसने? उनके बेटे ने। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो भक्ति का समुद्र किसने कहा है? वल्लभाचार्य ने। सूरदास को हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य किसने कहा है? भिखारी दास ने। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं इनके संबंध में आलोचनात्मक पुस्तकें। चलिए, बाकी कुछ विशेष तथ्य अगर कथन तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही देंगे, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। कथन और इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं,
इनकी क्या सभी अष्टछाप या सभी कवियों की कथन और पंक्तियां हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखाना उचित नहीं है। बात कर लेते हैं सूर के साहित्य पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ। सूरदास के साहित्य पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, पहले नंबर पर बात करें तो सूरदास। यहां पे बात कर लेते हैं रचना की, और यहां पे बात कर लेते हैं रचनाकार। ठीक है, तो सूरदास ये जो आलोचनात्मक रचना है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरे नंबर पे बात करें तो यहां पर भी सूरदास है 1945, और ये पहली आलोचना है किसकी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, नहीं बिरजेश्वर वर्मा की, क्षमा कीजिएगा, बिरजेश्वर वर्मा। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरी है सूर साहित्य। सूर साहित्य, इसका समय है 1930, और ये जो रचना है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे बात कर ले तो सूर और उनका साहित्य। सूर और उनका साहित्य, और ये रचना किसकी है, हरवंशलाल शर्मा। हरवंशलाल शर्मा। ठीक है, इसके बाद में फिफ्थ नंबर पे देखते हैं भारतीय साहित्य साधना और सूरदास। भारतीय साहित्य साधना और सूरदास, ये किसकी है, भारतीय साहित्य साधना और सूरदास, डॉक्टर मुंशीराम शर्मा। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा। अभी हमने पीछे एक कथन देखा था तो उसमें सिर्फ मुंशी शर्मा हमने लिख दिया था, आप राम कर लीजिएगा, वहां पे कुछ प्रिंट छूट जाता है, बोल रहे थे लेकिन छूट गया था। महाकवि सूरदास, अगली रचना है महाकवि सूरदास। महाकवि सूरदास, इसका समय है 1952, 1952, और ये किसकी है, नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी। इतना विस्तृत हमें नहीं लग रहा कोई आपको दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस ये थोड़ी सी हमें कहीं ना कहीं हम हताश हो जाते हैं। सूर की काव्य चेतना। सूर की काव्य चेतना, बहुत मेहनत लगती है नोट्स तैयार करने में, फिर आपको पूरा कंप्लीटली देने में। इसके रचनाकार हैं बलराम तिवारी। बलराम तिवारी। अब देखिए इतना तथ्य हम आपको दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, उसमें भी आप हमारी क्लास को लाइक नहीं करते, कमेंट तो चलिए जो आपका मन है वो कीजिए। रचना है सूर सारावली, और ये क्या है, ये एक संपादित ग्रंथ है, इस नाम से संपादित किया गया है। और किसने किया है ये देख लेते हैं, ये किया है प्रभुदयाल मित्तल। प्रभुदयाल मित्तल। आगे बात कर ले सूर की काव्य कला। सूर की काव्य कला, ये है मनमोहन गौतम। ये रचना किसकी है, तो मनमोहन गौतम। 10वें नंबर पे बात कर ले तो ये है कृष्ण काव्य की परंपरा। कृष्ण काव्य की परंपरा और सूरदास का काव्य। और सूरदास का काव्य, ये है मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे जी की रचना है। ठीक है, आगे बात कर ले 11वें नंबर पर। मार्कर भी मना कर देता है कभी कभी।
वो भी कहता है कि आप सपोर्ट नहीं करते तो फिर मैं क्यों चलूं। सूरपूर्व, अगली रचना है सूरपूर्व ब्रज भाषा काव्य, 1957, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, चलिए सूरदास जी का काम समाप्त हुआ यहाँ पे हमारा। अब देख लेते हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर देखते हैं। चलिए हम देखिए कुछ रचनाओं के जो कवि हैं उनके कुछ ग्रंथ हमसे छूट जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी का हम नहीं लिखवा पाए थे, वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। जिनका समय रहता है हम लिखवा देते हैं। चलिए बात करते हैं सूर के साहित्य पर। सूरदास जी के साहित्य पर जो लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं या आलोचनाएं जो हैं वो देखते हैं। पहले नंबर पर है सूरदास। सूरदास किसने लिखी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, बात करें तो सूरदास दूसरे नंबर पर है, इसका समय है 1945। ये लिखा है ब्रजेश्वर वर्मा जी ने। सूर साहित्य 1930। ये आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बात करें शूर और उनका साहित्य, ये लिखी है हरवंश लाल शर्मा जी ने। भारतीय साहित्य साधना और सूरदास, ये किसने लिखी है? भारतीय साहित्य साधना और सूरदास, डॉक्टर मुंशी राम शर्मा जी ने। आगे बात करें महाकवि सूरदास, महत्वपूर्ण हो जाती है थोड़ी थोड़ी सी। महाकवि सूरदास 1952 की आलोचना है, ये किसने लिखी है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। सूर की काव्य चेतना बलराम तिवारी जी ने लिखी है। सूर सारावली ये संपादित है, देखिए किसने संपादित कराया इसको? प्रभुदयाल मित्तल ने, महत्वपूर्ण है। सूर की काव्य कला मनमोहन गौतम। कृष्ण काव्य की परंपरा और सूरदास का काव्य, महत्वपूर्ण है। जो आलोचक महत्वपूर्ण होते हैं उनकी रचनाएं तो सभी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कृष्ण काव्य की परंपरा और सूर का काव्य ये है मैनेजर पांडे की। अगली है कि सूर पूर्व ब्रज भाषा काव्य 1957 यानी कि 1957 की रचना है, किसकी? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की। इसमें जो महत्वपूर्ण है आपके शुक्ल जी वाली है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाली है। ब्रजेश्वर वर्मा जी की भी हो सकती है अगर समय देगा। देखिए सूरदास अगर दोनों देगा तो एक ही विकल्प रखेगा, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या ब्रजेश्वर वर्मा। लेकिन अगर यहाँ पे समय की अगर बात कर ले 1945 अगर विकल्प में देगा तो फिर ब्रजेश्वर वर्मा हुई आपको सही करने होंगे। ठीक है, सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है और सूर और उनका साहित्य हरवंश लाल शर्मा, ये भी नहीं, महानंद दुलारे वाजपेयी जी वाली प्रभुदयाल मित्तल और मैनेजर पांडे। बाकी शिव प्रसाद सिंह की भी आप देख सकते हैं। बाकी देखिए पढ़नी तो आपको सभी है, लेकिन जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है उन पे थोड़ा सा और फोकस कर लीजिएगा। तो इस समय हम जो कृष्ण भक्ति काव्य में चल रहे हैं, कृष्ण भक्ति काव्य में भी हम कुंभन दास और सूरदास को देख चुके हैं। सूरदास जी यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इनकी जो पद हैं और जो इनके विषय में इतिहासकारों द्वारा जो कहे गए कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह नगेंद्र शुक्ल जी, तो ये सब कथन हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे PDF हैंड रिटन नोट्स में। इसी के साथ में कुछ और विशेष तथ्य अगर छूटे हुए होंगे तो वो भी आपको वहाँ पे प्रेषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। इसी के साथ में हम आगे के जो अष्टछापीय कवि हैं, पहले वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को देख रहे हैं, तो अभी 2 शिष्य शेष बचे हुए हैं, तो उन दोनों को भी हम देखेंगे अगली वीडियो में। और देखिए फिर वही कह रहे हैं कि आप लाइक भी कीजिए, जो भी आपको उचित कमेंट लगता है वो कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको खुद ने, अगर आप अच्छे से कंपटीटर हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको खुद में अनुभव हो रहा होगा कि हाँ वास्तविकता में मैम भी हमारे लिए मेहनत कर रही हैं। और मैं मेहनत कर रही हूँ वो तो ठीक ही है, लेकिन आपसे बार बार मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप क्लास संख्या 1 से देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। कुछ लोग क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उनको लगेगा कि कोई PDF है ही नहीं, तो हमें सीधा फ़ोन करेंगे, मैम इनकी PDF हमें मिल जाएगी क्या जो आप पढ़ा रहे हैं। तो देखिए आपको मैं एक साफ शब्दों में बात बता दूँ, आप कहीं कोचिंग करेंगे 8,000, 10,000 या 12,000 आपकी फ़ीस रहेगी। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन मैं जितना आपको कंटेंट दे रही हूँ, ठीक है, इसको आप अन्यथा ना लीजिएगा। मेरा उद्देश्य यह है कि अगर हम आपको नोट्स दे देंगे, PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है, तो आप उस PDF को पढ़ेंगे नहीं। हम बताएं आपसे, आप उस PDF का प्रिंट निकलवाएंगे, और प्रिंट निकलवाने में या तो प्रिंट बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा,
अब यहाँ पे तो ये है कि हम एक एक शब्द को उच्चारित करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मैम ने यहाँ पे ये लिखा होगा। आप वीडियो को रोकते हो, फिर पीछे करते हो, फिर देखते होगे, जो अच्छे तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं। अब वो PDF क्या करेंगे, आप प्रिंट निकलवाएंगे, उसका महंगा प्रिंट निकलवाएंगे, उसके बाद वो आप उसको रख देंगे। परीक्षा के समय पर आप उसको लोट बदल करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं महत्वपूर्ण है। जबकि हम आपको विधिवत रूप से क्लास देते हुए चल रहे हैं, हम बताते चल रहे हैं कि यहाँ से इस तरह से प्रश्न बनेगा, यहाँ से इस तरह से प्रश्न बनेगा, सूरदास पे ये प्रश्न बन सकते हैं। हमने अभी तक आपको बता दिया होगा जितना सूरदास हमने आपको पढ़ाया है 3 से 4 वीडियो, 3 वीडियो में, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए शॉर्टकट ना अपनाइए। सरकार आपको एक नौकरी देगी, आपकी मेहनत के ऊपर देगी, और शॉर्टकट कोई आपकी मंजिल नहीं होती है। शॉर्टकट से आप कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकते, आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, किताबों के साथ में भी जूझना पड़ेगा। तो आप जूझिए। किताबों की लिस्ट के लिए कई बार फ़ोन आता है कि मैम कौन सी हम किताब पढ़ें। तो देखिए लिस्ट हमने मतलब जो आपकी प्ले लिस्ट है इसी में किताबों की, खास करके TGT PGT की किताबों की एक वीडियो लगी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। आप जिन जिन किताबों को ले सकते हैं आप ले लीजिए, अभी समय है। किसी भी परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। हमारा उद्देश्य नहीं रहता है कि हम आपको क्या कहते हैं बरगलाने वाली वीडियोस हम आपको दें, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम टू द पॉइंट आपके लिए क्लासेस लेके आते हैं। इससे ज़्यादा हम किसी तरह की भी कोई वीडियो आपको नहीं भेजते हैं। तो बस इतना आप ध्यान रखिए कि हमारा उद्देश्य पढ़ाना है, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना है। और यकीन मानिए अगर आप शिद्दत के साथ में हमसे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा भी आपको हम पे भरोसा है कि हाँ मैम पूरा कंप्लीटली कोर्स कराएंगी और अच्छे से करा रही हैं, परीक्षा उपयोगी करा रही हैं, तो आप देखिएगा कि जिस दिन आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे आपको प्रश्न सब यहीं से मिलेंगे, ठीक है। बेशक आप डॉक्टर नगेंद्र को ना पढ़ें, आप शुक्ल जी को ना पढ़ें, आप बच्चन जी के इतिहास को ना पढ़ें, आप किसी के इतिहास को ना पढ़ें, क्योंकि इन सब इतिहासों का हम निचोड़ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जितना TGT PGT के लिए सफिशेंट है उतना मैटर हम आपको दे रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अष्टछापीय कवियों के साथ में, देखेंगे उन्होंने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आनंद में होके आप अपने नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी आपको उचित कमेंट लगता है कमेंट कीजिए। और देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना, क्लास आपकी प्रतिदिन 3 अपलोड हो रही हैं, आप क्लासों को समय से देख लिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप 5 या 6 क्लासें या 10 क्लासें बाद में आप देखेंगे क्लास, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होगा फिर हम उसका निदान नहीं कर पाएंगे। आपने क्लास संख्या 65 का आप आज हमसे कोई मतलब कमेंट करके आप हमसे कोई उत्तर मांग रहे हो, तो फिर क्या मतलब बनता है, जबकि आपकी क्लास कम से कम भी नहीं तो 95-96 क्लास आपकी चल रही है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, आप थोड़ा सा कॉपरेट करके चलिए, क्लासेस समय से देखिए, थोड़े से पंचुअल हुई है। आप एक शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं, तो मैं तो आपको अभी से शिक्षक मान रही हूँ। आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक नियमबद्ध रूप से जब तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, और निरंतर अगर आप लगे रहोगे तो भी आपको सफलता मिलेगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।